हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज का संचालन कर रहे हैं। यह सीरीज क्या है? सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के पाठ्यक्रम, ध्यान रखें, नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम में जो आपके पास 10 इकाई दी हुई हैं, उन इकाइयों में से वे कौन से खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वे पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं उन्हीं में से एक टॉपिक है, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट चीज है, वह है ढाल। तो हम ढाल के बारे में जानेंगे, यानी हम स्लोप के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि ढाल के तत्व कौन कौन से हैं, किन किन एलिमेंट्स से ढाल बनकर तैयार होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉपिक को, और टॉपिक में ढाल को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ढाल यानी स्लोप है क्या, और इंपॉर्टेंट चीज कि इस स्लोप के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी हम साथ में जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्लोप, ढाल के प्रमुख तत्व। अब इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कि ढाल है क्या। देखिए, हमने जब भी पृथ्वी की भूपर्पट्टी के बारे में चर्चा की है, भूपर्पट्टी या उसके उच्चावचों के बारे में चर्चा की है, या हम स्थलाकृतियों के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर स्थलाकृति को हम उसके ढाल के आधार पर मापते हैं। यानी ढाल के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्थलाकृति की यदि आपको व्याख्या करना है, किसी स्थलाकृति का यदि आपको अध्ययन करना है, तो आप सबसे पहले एक कुंजी के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ढाल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि पर्वतों की ढाल कैसी है। जब आप बात करते हैं पठारों की तो आप चर्चा में लाते हैं कि आखिर इसका ढाल कैसा है ना, या इसका शिखर कैसा है, इसमें ढाल किस प्रकार का है। प्राय समतल मैदान में ढाल का अनुमान लगा पाना मुमकिन नहीं है, या आप कहें कि ढाल तो होती है लेकिन आप उसे बता नहीं सकते, या आप सीधे से अपनी आंखों से ऐसे ढाल को नहीं देख सकते। आप ढाल का अनुमान कब लगा पाएंगे, आप समतल मैदान में कब बता पाएंगे कि ढाल कैसी है? यहाँ जल के प्रवाह से, यानी वर्षा जल का या नदियों का जिस तरीके से प्रवाह होता है, जिस ओर यह प्रवाह होता है, तब आप अनुमान लगा पाते हैं कि इसका ढाल या इस पूरे क्षेत्र में ढाल का जो कोण है वह कैसा है। यानी यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है ढाल की, तो आप ढाल के लिए क्या कहेंगे? एक पर्टिकुलर आपने झुकाव के बारे में बात की, यानी आप इस पूरे क्षेत्र में क्या है, यह इसका क्षेत्रीय हिस्सा, आपने देखा ना, यह इसका कौन सा हिस्सा है? क्षैतिज हिस्सा। यानी यह पूरा क्षेत्र और इस क्षैतिज हिस्से के कोण के बारे में जब आप बात करते हैं, इसका एंगल कैसा है, देखिए इसके बीच का यदि आप एंगल जानना चाहें तो जब आप इसके एंगल के बारे में चर्चा करते हैं तभी आप बता पाएंगे कि ये क्या है, कि आखिर यह ढाल कितने डिग्री का है, इसका कोण क्या है, कैसा है। तो देखिए, आप इसे यदि डेफिनेशन के रूप में जाने कि ढाल क्या होती है या स्लोप क्या होती है, तो ध्यान रखें किसी भी स्थलाकृति के जब आप क्षैतिज क्षेत्र को देखते हैं, इसके क्षैतिज भाग को देखते हैं, तो क्षैतिज हिस्से या क्षैतिज भाग या क्षैतिज तल पर जो भी कोणीय झुकाव होता है, किसी स्थलाकृति के क्षैतिज तल पर जो कोणीय झुकाव होता है वही उसका क्या कहलाता है? ढाल कहलाता है, वही उसका स्लोप कहलाता है। यानी इसके डेफिनेशन में क्या चीजें शामिल हो गई? किसी स्थलाकृति के क्षैतिज तल पर कैसा क्या कोणीय झुकाव है वही उसकी ढाल कहलाता है। तो ढाल की डेफिनेशन में क्या है? स्थलाकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव को ढाल कहते हैं। तो क्या इसे हम लिखेंगे? स्थलाकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव को ढाल कहते हैं, को ढाल कहते हैं। तो ये तो हमने देखा क्या? ढाल की परिभाषा।
हमने समझा कि स्लोप क्या है, और आप अब इसके बाद बता पाएंगे कि आप दरअसल ढाल के बारे में, ढाल जब भी आपसे पूछा जाए तो दरअसल ढाल होती क्या है, स्लोप क्या होती है। अब इंपॉर्टेंट बात, ढाल इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम एक तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जो ढाल है और ढाल में जो यह कोणीय झुकाव जिसके बारे में हमने बात की थी, जब भी आप उसे भूगोल की भाषा में बात करेंगे, जो भूवैज्ञानिक है वो इस स्लोप को या इस कोणीय झुकाव को नति के नाम से जानते हैं, यानी वे इसे नति के नाम से संबोधित करते हैं कि किसी स्थलाकृति में नति कितनी है, इसके क्षैतिज तल की नति कितनी है, यही उसकी ढाल कहलाती है। तो भूवैज्ञानिकों की भाषा में ध्यान रखें, ढाल यानी नति, यानी उसके झुकने वाले हिस्से के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है नति, ठीक। इसे आप इंग्लिश में ध्यान रखें डिप कहते हैं, नति मीन्स डिप। तो कहीं भी डिप आता है या नति आता है तो ध्यान रखिए हम किसके बारे में वहां पर बात कर रहे हैं, ढाल के बारे में बात की जा रही है। और ढाल के बारे में ध्यान रखिएगा या इस कोणीय झुकाव के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह कोणीय झुकाव 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है, यानी ढाल के बारे में ध्यान रखें कि ढाल का कोणीय झुकाव कितना हो सकता है, 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है। और एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति की बात की जाए या एक आदर्श पर्वतीय स्ट्रक्चर की बात की जाए, एक आदर्श स्थलाकृति की बात की जाए, खास तौर पर किसकी, पर्वतीय, क्योंकि आप ढाल के बारे में एक स्पष्ट अनुमान और ढाल के तत्वों के बारे में आप तब समझ पाएंगे जब आप एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्र में हम ढाल के बारे में चर्चा करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। यानी अब हमारी बारी है ढाल के तत्वों के बारे में पढ़ने की। तो अब हम जानेंगे ढाल के तत्व, ढाल के तत्व या ढाल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी ढाल के एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाए या यह कहा जाए कि आप इनके एलिमेंट्स के बारे में बताइए कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं इनके, तो ध्यान रखें ढाल के मुख्यतः 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले यह सबसे ऊंचा हिस्सा कहलाता है उस ढाल की उत्तलता, है ना। उत्तलता यानी आप सभी जानते हैं कि जब भी हम उत्तलता की बात करते हैं यानी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्सिटी की, कि आखिर उसका उत्तलता कैसी है, उसकी कॉन्वेक्सिटी कैसी है, और उत्तल की मतलब उभरे हुए हिस्से की बात की जा रही है। तो ढाल की उत्तलता, ठीक। अब बात की जाएगी कि ढाल की उत्तलता के बाद जो एक प्रमुख या आदर्श पर्वतीय क्षेत्र है, आदर्श पर्वतीय क्षेत्र या एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति, इसमें अब आप ढाल के तत्वों के बारे में देखेंगे। एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति में आप यदि ढाल के तत्वों के बारे में देखेंगे तो वे क्रमशः कैसी होंगी, यानी यदि हम इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ढाल देखेंगे कि सबसे पहले कैसी ढाल होगी, उसके बाद क्या ढाल होगी, उसके बाद कैसी ढाल होगी, उसके बाद कैसी ढाल होगी, तो ये क्रमशः 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तलता, उसके बाद आप देखेंगे मुक्त पृष्ठता, मुक्त यानी फ्री, मुक्त पृष्ठता, मुक्त पृष्ठता यानी आप ध्यान रखें फ्री फेस, फ्री फेस को देखने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो आप इसे इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, एंड फ्री फेस, ठीक। अब उसके आगे आप नीचे की ओर आएंगे और जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे एक सरल रेखात्मकता प्राप्त होती है, एक सरल रेखात्मकता प्राप्त होती है। यानी आपको कैसा फील होगा कि एक लीनियर सी एक लाइन नीचे की ओर आ रही है। ढाल में इस प्रकार की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सरल रेखात्मकता कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियरिटी कहते हैं, ध्यान रखें रेक्टिलिनियरिटी। और जैसे ही आप और नीचे की ओर आएंगे उसमें आपको जो एक शेप दिखाई देगा वह कैसा शेप दिखाई दे रहा है,
अवतल की तरह, तो इसे क्या कहते हैं? अवतलता। अवतलता। तो ध्यान रखें, स्लोप में या आप कहें एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति में आप ढालों के बारे में जब भी समझेंगे तो आप शीर्ष से नीचे की ओर आएंगे, और शीर्ष से नीचे की ओर आते हुए क्रमशः आपको ढाल के 4 तत्व दिखाई देंगे। ये 4 तत्व ये हैं, सबसे पहले आपको उत्तलता दिखाई देगी, फिर आपको मुक्त पृष्ठता दिखाई देगी यानी फ्री सरफेस दिखाई देगा, या आप इसे फ्री फेस भी कह सकते हैं, तो ध्यान रखें फ्री फेस भी इसे कहते हैं। फिर आपको सरल रेखात्मकता दिखाई देगी, ठीक है, यानी आपको रेक्टिलिनियरिटी दिखाई देगी। इसके बाद अवतलता दिखाई देगी जिसे हम कॉनकैविटी कहते हैं, ध्यान रखें कॉनकैविटी, ठीक है। तो ये प्रमुख 4 तत्व हैं ढाल की जो आपको एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन 4 प्रमुख तत्वों की, और धीरे धीरे इनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब इन तत्वों में जो सबसे पहले है वह है उत्तलता। अब इस उत्तलता में आप पूरी स्थलाकृति को देखिए, और जब आप इस स्थलाकृति को देखेंगे तो सबसे पहले जो शीर्ष वाला क्षेत्र है, शिखर वाला क्षेत्र है, उसमें आपको उत्तलता दिखाई देगी, यानी इसे हम क्या कहेंगे? शिखरीय उत्तलता। इसे हम कहेंगे शिखरीय उत्तलता, शिखर वाले क्षेत्र में, इसलिए शिखरीय उत्तलता। अब शिखरीय उत्तलता के बाद, यानी ये हमारा पहला स्टेज है, दूसरा आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो आप पाएंगे मुक्त पृष्ठता। क्या पाएंगे? मुक्त पृष्ठता, फ्री सरफेस या फ्री फेस, ठीक है। अब ठीक है, अब उसके बाद आप जैसे ही और नीचे की ओर आएंगे इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में तो आपको सरल रेखात्मकता प्राप्त होगा, सरल रेखात्मकता। और ठीक उसके नीचे जब आप 4th नंबर के स्टेज पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा शेप बना हुआ है, अवतल नुमा आकृति लग रही है, यानी यह क्या है? अवतलता। यह है अवतलता। अब इन सभी स्टेजेस की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। ये खास विशेषताएं क्या है? जब आप शिखरी उत्तलता पर पहुंचेंगे तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे, शिखरी उत्तलता यानी यह क्या है? पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी भाग है। पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपर वाले भाग में, ये जो पर्वतीय ढाल है इसके सबसे ऊपर वाले भाग में शिखरी उत्तलता पाई जाती है। आपने देखा होगा ये कैसा शेप है? उत्तल, उत्तल शेप है, ऐसे उभरा हुआ है ना, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसे शिखरी उत्तलता कहा जाता है। अब इस भाग की खास बात क्या है कि इसमें जो उत्तल ढाल है इसका विकास किस वजह से होता है? पर्वत के शिखर में स्थित होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? यह उत्तल शेप में विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पानी पड़ा, उसके बाद ही कुछ इस तरीके से बह जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर जो विकास हो रहा है वह कैसे हो रहा है? उत्तल स्थिति बनी हुई है वहां पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तल ढाल के निर्माण में, यानी उत्तल ढाल के शेप के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या संभावना जताई जाती है कि किसी पर्वत के संपूर्ण ढाल के उत्तल होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पर्वतीय हिस्से में यदि आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति की बात करें तो उसका जो शीर्ष वाला भाग है, उसका शिखर वाला भाग है, वही उत्तल शेप का होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शिखरीय उत्तलता, ठीक है। और उत्तल ढाल का विकास मुख्य रूप से किस वजह से होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से होता है। ध्यान रखें, किस वजह से होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया। मैंने भी आपसे बताया ना कि पानी गिरा मान लीजिए यहाँ पर, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया के बाद ही इस तरीके से शेप का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक। तो ये क्या है? ये खास बात है, इसी की वजह से इसका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे क्या कहते हैं? चूंकि अनाच्छादन की प्रक्रिया के बाद आपने देखा कि कुछ क्षेत्र वहां से अवसाद क्या हो गए? नीचे की ओर आ गए। अब अवसाद वहां से नीचे की ओर आ गए, यहां से क्या हो रहा है? अवसाद नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं, ठीक है, यानी लुढ़कने की वजह से इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं धुलन ढाल, इसे कहते हैं धुलन ढाल। अब वे अवसाद वहां से इस वाले क्षेत्र में आएंगे, किस वाले क्षेत्र में? जिसे हम क्या कहेंगे? मुक्त पृष्ठता,
फ्री सरफेस। अब जैसे ही वे अवसाद फ्री सरफेस पर आएंगे तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो ढाल है एकदम तीव्र है, आपने देखा होगा ना, एकदम तीव्र ढाल है, स्ट्रेट है, तो यहां पर अवसाद नहीं रुक पाते, अवसाद यहां नहीं रुक पाते, वो ठीक सीधे नीचे की ओर आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि ढाल क्या है, तीव्र है, इस वजह से जो अवसादीय आवरण है वह यहां पर नहीं हो पाता और यह क्षेत्र अवसादीय आवरण से मुक्त होता है। और अवसादीय आवरण से मुक्त होने की वजह से देखिए आपने कि यहाँ पर जो ढाल की स्थिति है वह क्या है, बिल्कुल तीव्र है, एकदम खड़ी ढाल है, ठीक है। और इस वजह से ना तो यहाँ पर मलबा रुक पाता है और ना ही यहाँ पर जो शैल है, जो चट्टान है, उसका निक्षेपण हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अपर्दन की क्रिया के बाद जो पदार्थ बहकर या जो अवसाद बहकर जाता है उससे निक्षेपण होता है। निक्षेपण यहाँ पर, अब ये अवसाद यहाँ इकट्ठा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। लेकिन आपने देखा यहाँ ढाल तीव्र है तो अवसाद ना तो यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे, ना ही अवसादीय आवरण बन पाएगा और ना ही यहाँ पर अब निक्षेपण हो पाएगा। तो ना तो मलबे का निक्षेपण होता है, ना ही किसी भी प्रकार के शैल का निक्षेपण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि तीव्र ढाल है एकदम, ठीक है। और अवसादों के स्थानांतरण के कारण यहाँ पर अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, रुकता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे निस्त्रावण ढाल भी कहा जाता है, निस्त्रावण ढाल, ठीक। अब निस्त्रावण ढाल के बाद अवसाद आकर कहां नीचे गिरेगा, ध्यान रखिए, सरल रेखात्मकता वाले हिस्से पर, यानी यहां पर सरल रेखात्मकता, यानी आप ध्यान रखिए सरल रेखा जैसी प्रवृत्ति, एकदम तीव्र नहीं है लेकिन सरल रेखा जैसी प्रवृत्ति वहां देखने को मिली है, इसलिए उसे कहते हैं सरल रेखात्मकता ढाल। ध्यान रखें यहां पर क्या है, एक सीधी रेखा वाला ढाल होता है। यह क्या होता है, एक सीधी रेखा वाला ढाल होता है। इस तरीके से कुछ ढाल तो है लेकिन ऐसे सीधी है, तीव्र नहीं है, ऐसे सीधी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि देखिए यह किसके किसके बीच में है, यह मुक्त पृष्ठता और अवतलता के बीच वाला हिस्सा होता है, इसके बारे में ध्यान रखें। यह सीधी रेखा वाला ढाल होता है, यह भी ध्यान रखें क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। और देखिए आपने कि सीधी इसकी एक रेखा है, इसमें समरूपता मौजूद है और समरूपता होने की वजह से इसे समढाल भी कहते हैं। समरूपता होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे समढाल भी कहते हैं, ठीक है। यानी यहां पर जो मलबा है वह आसानी से आकर निक्षेप हो सकता है इसकी तुलना में, क्योंकि यहां पर ढाल तीव्र थी तो यहां पर आकर मलबा क्या हो सकता है, निक्षेपित हो सकता है। तो ये इसकी क्या बात है, इसकी खास बात हो गई। और इस वजह से चूंकि यहां पर आसानी से आकर निक्षेप हो सकता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे निक्षेपण ढाल भी कहते हैं, इसे निक्षेपण ढाल भी कहते, निक्षेपण ढाल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आके मलबा इकट्ठा हो सकता है और मलबा के इकट्ठा होने से, शैल के इकट्ठे होने से इस पूरे क्षेत्र में निक्षेपण मौजूद हो जाएगा, निक्षेप हो जाएगा और निक्षेप की वजह से इसे क्या कहेंगे, हम निक्षेपण ढाल कहेंगे, ठीक है। यानी यह हिस्सा क्या कहलाता है, निक्षेपण ढाल वाला हिस्सा कहलाता है। इसकी खास बात और ध्यान रखिएगा वह यह है कि इस ढाल का जो कोण है वह इसी निक्षेपण या इसी मलबे पर डिपेंड करता है कि इस पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति मौजूद है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास बात हुई जो हमने देखी और इसके खास बात को हमने जानने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे, यह हिस्सा देखिए क्या है, अवतलता वाला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा अवतल जैसी आकृति है, अवतल यानी ऐसे कुछ इस तरीके से और उत्तल यानी इस तरीके से, ठीक है। तो यह हिस्सा कैसा है, अवतल, आपने देखा इसी तरीके से आपको आकृति भी दिखाई दे रही है, इसलिए इस स्लोप को या इस ढाल को क्या कहते हैं, अवतलता वाला ढाल या आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति का सबसे निचला हिस्सा जहां पर अवतलता जैसी स्थिति मौजूद हो उसे अवतल ढाल भी कहते हैं। और यह कहां पर होता है, एक आदर्श ढाल परिच्छेदिका में, यानी एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति आपको मिलती है तो उसमें आपको नीचे अवतलता हिस्सा दिखाई देता है या इसका अवतल तत्व दिखाई देता है। अब इसकी खास बात क्या है कि अंततः घाटी की तली में यह होता है और घाटी की तली में यदि आदर्श स्थिति नहीं है तो अंततः लास्ट में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, ठीक।
तो ध्यान रखें, जो अवतल तत्व है वह आदर्श स्थिति में आपको देखने को मिलेगा किसी ढाल में, और यहाँ पर आते आते जो भी आपके पास मलबे हैं ये क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे हिस्से को आप देखिए कई बार आपको क्षयमान ढाल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी आप भूगोल पढ़ें तो ध्यान रखें, जहां भी आपको क्षयमान ढाल के बारे में चर्चा की जाती है, यानी वह अवतल ढाल के बारे में या एक आदर्श पर्वतीय स्थलाकृति में किसके बारे में चर्चा की जा रही है, अवतलता के बारे में चर्चा की जा रही है। यानी यहाँ पर एक घाटी तलागार मिलेगा, घाटी तलागार। क्यों घाटी तलागार? क्योंकि आपने देखा यहाँ घाटी नुमा स्थलाकृति का मलबा जो हिस्सा मलबा है वह यहाँ पर जमा हो गया, तो ये आपको एक घाटी नुमा आकृति मिलेगी, है ना, अंदर की ओर धंसी हुई। इसलिए इसे क्या, और ऊपर से ये पूरे स्थलाकृति की तल पर है, इसलिए क्या कह दिया जाता है, इसे घाटी तलागार कह दिया जाता है। या आप ध्यान रखें कि सबसे अंतिम स्थिति है, तो इसलिए इसे अंतः अधः ढुलन भी कहते हैं, अधः ढुलन। ठीक, इस तरीके से जो एक पर्वतीय स्थलाकृति है उसमें जो ढाल, जब हम ढाल की संकल्पना करते हैं, ढाल के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं, तो कितने प्रकार के तत्व हो सकते हैं उन ढालों में, और हमें उन्हें कैसे डिवाइड करके देखना है। एक आदर्श पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार से शिखरी उत्तलता होती है, कैसे मुक्त पृष्ठता होती है, कैसे सरल रेखात्मकता होती है, और अंततः अवतलता यानी कॉनकैविटी होती है, इसे हमने स्पष्ट रूप से देखा, इसे समझने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम अवतलता की बात करते हैं तो यह सबसे लोअर हिस्सा है, ठीक है, और जब हम बात करते हैं शिखरी उत्तलता की तो यह सबसे अपर हिस्सा है, यह सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है आपको चारों का क्रम दे दिया जाए उलट पुलट करके और पूछ लिया जाए कि आप इसे सही क्रम में जमाइए, सही क्रम इसका बताइए, तो आपको सही क्रम बताना होगा क्रमशः। कैसे कि सबसे पहले नंबर पर आएगा उत्तलता, फिर मुक्त पृष्ठता, फिर सरल रेखात्मकता, और फिर अंतिम क्या है, अवतलता। ठीक है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ढाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब आपको सही जोड़ी पूछी जाए तो शिखर उत्तलता या निस्त्रावण ढाल, समढाल और फिर उसके बाद अवतलता आ जाए, तो इनके अन्य नामों को भी आपको याद रखना है कि इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ठीक है, ये कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसे आपने समझा। ठीक, जो सरल रेखात्मकता है उसके पास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की प्रभाव से यहाँ पर मलबा आकर नीचे जम जाता है, क्योंकि यहाँ से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण ढाल भी कहते हैं। इस तरीके से हमने चर्चा की किसके बारे में, ढाल के बारे में। हमने जाना कि आखिर ढाल क्या होता है, हमने यह भी समझा कि ढाल के तत्व कौन कौन से होते हैं और हमें इन्हें कैसे पढ़ना है क्रमशः। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग जो आपके पास चैनल है, इसी में इंग्लिश में भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं और इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।